हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में नेशनल पार्टीज को कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप सभी को पिछले लेक्चर में ये बताया था कि हमारे देश में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले टॉपिक के तरफ, जहां पर हम स्टेट पार्टीज के बारे में समझेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराऊंगी स्टेट पार्टीज से। हमारे आज के लेक्चर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टेट पार्टीज। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू स्टेट पार्टीज, जहां पर हम स्टेट पार्टीज का मतलब समझेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा और आखिरी टॉपिक होगा क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट पार्टी। यहाँ पर हम उन क्राइटेरियाज के बारे में समझेंगे जिनको फुलफिल करने के बाद ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टेट पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, Most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties। मतलब कि हमारे देश में कई सारी ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें हमारी इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टीज के तरह क्लासिफाई करती हैं। हमारे देश में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब उनके अलावा कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उनमें से कई पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टीज की तरह क्लासिफाई करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं स्टेट पार्टीज का। स्टेट पार्टीज का मतलब होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब उस एक स्टेट में उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट बेस है, वहां पे उनको सबसे ज्यादा वोट शेयर मिलते हैं, सीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से निकल कर आती है, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर एक या दो स्टेट्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जब वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टीज के क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हम स्टेट पार्टी का दर्जा दे देते हैं। तो स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट से निकल कर आ रही हैं, वहां पर स्ट्रांग है और स्टेट पार्टीज के क्राइटेरियाज को वो फुलफिल कर पा रही हैं। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है? These are commonly referred to as regional parties। अब इन स्टेट पार्टीज को आमतौर पर रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है। वैसे तो स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज का मतलब डिफरेंट है। रीजनल पार्टीज का मतलब होता है क्षेत्रीय दल, और वहीं पे स्टेट पार्टीज का मतलब होता है राज्य दल। ठीक है, और साथ साथ जो स्टेट पार्टीज है वो एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन है पार्टीज का। मतलब कि स्टेट पार्टीज जो नाम है वो हमारी इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। वहीं पर जो रीजनल पार्टीज हैं ये बस एक ऐसा नाम है जो आमतौर पर हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये दोनों ही रीजन पर ज्यादा फोकस करती हैं। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक रीजन से निकल कर आ रही हैं, किसी एक स्टेट से निकल कर आ रही हैं। ये स्टेट लेवल पर है, रीजनल लेवल पर है, वहीं के इश्यूज को ये उठाती हैं, मुद्दों पे ये बात करती हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पर ये ज्यादा काम करती हैं, इसीलिए इन्हें स्टेट पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज यहाँ पर बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। यहाँ पर लिखा है, Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook। मतलब कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को, जो यहाँ पर स्टेट पार्टीज हैं, इन्हें रीजनल पार्टीज बोला जरूर गया है, लेकिन इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनकी आइडियोलॉजी या जिनका जो आउटलुक है वो रीजनल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में ऐसी हैं जिन्हें हम स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज बोलते जरूर हैं, लेकिन उनका जो नजरिया है, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनके जो आइडियाज हैं, वो एक रीजन तक सीमित नहीं है। वो एक स्टेट लेवल तक नहीं सोचती हैं, वो नेशनल लेवल पर सोचती हैं। उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो हम नेशनल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरे देश के लिए काम करना चाहती हैं, सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, लेकिन फिर भी वो स्टेट लेवल तक ही सीमित रह जाती हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded
only in some state। तो यहाँ पे ये रीजन दिया गया है कि क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिनको हम स्टेट या रीजनल पार्टीज बोल रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी या आउटलुक रीजनल नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ऑल इंडिया पार्टीज है, मतलब वो सिर्फ किसी एक स्टेट तक सीमित नहीं है, वो देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं, उनके यूनिट्स अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या है? ऑल इंडिया पार्टीज है। वो पूरे देश के लिए काम करना चाहती हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में रूल करना चाहती हैं, पावर चाहती हैं, रिप्रेजेंटेशन चाहती हैं। ठीक है, उनकी आइडियोलॉजीज जो है वो पूरे देश के आधार पर हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट तक सीमित रह जाती हैं, स्टेट पार्टीज बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्टेट्स में ही सक्सीड कर पाती हैं, मतलब सिर्फ एक या दो स्टेट्स में ही ये जीत पाती हैं। यहीं पे इनका सबसे ज्यादा सपोर्ट बन पाता है। इनका जो वोट शेयर होता है, जो वोट्स होते हैं, जो सीट्स होती हैं, वो कुछ स्टेट्स में ही इनको मिलती है, जिसके वजह से ये स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर लेती हैं, लेकिन नेशनल पार्टी के क्राइटेरियाज को ये फुलफिल नहीं कर पाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन पार्टीज के। तो यहाँ लिखा है लाइक दी समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी समाजवादी पार्टी है और जो हमारी राष्ट्रीय जनता दल है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज छोटी नहीं है, ये नेशनल लेवल पर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके यूनिट्स कई सारे स्टेट्स में हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पार्टीज हैं, नेशनल पार्टीज नहीं हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ कुछ स्टेट्स तक ही सीमित हो गई। ठीक है, ज्यादा स्टेट्स में इनको वोट्स नहीं मिले, अच्छे से इनको सीट्स नहीं मिली, जिनके वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पूरे देश में मौजूद हैं, ये पूरे देश में रूल करना भी चाहती हैं, अपनी सरकार बनाना भी चाहती हैं, लेकिन नहीं बना पा रही और स्टेट पार्टी बनकर रह गई हैं। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो स्टेट पार्टीज हैं, लेकिन वो नेशनल लेवल पर पार्टीज बनाना चाहती हैं, वो नेशनल लेवल पर सरकार बनाना चाहती हैं, लेकिन नहीं बना पाती। तो उनकी जो सोच है वो रीजनल नहीं होती, उनकी आइडियोलॉजी रीजनल नहीं होती है, नेशनल लेवल पर होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि स्टेट पार्टीज हैं, जैसे कि बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा की एक पॉलिटिकल पार्टी है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो सिक्किम की पार्टी है, मिजो नेशनल फ्रंट जो मिजोरम की पॉलिटिकल पार्टी है, और तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसका अब नाम भारत राष्ट्र समिति है जो कि तेलंगाना की है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि बहुत कॉन्शियस है अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेकर। मतलब ये ऐसी स्टेट पार्टीज हैं, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि अपनी स्टेट से निकल कर आई हैं और अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं, अपने रीजन को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। ठीक है, ये अपनी स्टेट की जो आइडेंटिटी है, जो इनकी पहचान है, जो इनका कल्चर है, जो इनकी आइडेंटिटी है, ठीक है, जो इनकी भाषा है, उनके बेसिस पर ये पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्म किया गया है। जो इनके रीजन में इश्यूज है, मुद्दे हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करती है, ये उन पे ज्यादा फोकस करती हैं। तो ये स्टेट लेवल पर ही काम करना चाहती है, अपने स्टेट के लोगों को बढ़ाना चाहती है, आगे आगे उठाना चाहती है, ऊपर उठाना चाहती है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जो स्टेट पार्टीज हैं, लेकिन वो अपनी स्टेट आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और अपने स्टेट के लिए काम करना चाहती है, मुद्दों पर काम करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेट पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, ये दो तरीके की हैं। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं, जिनके बहुत सारे यूनिट्स हैं, लेकिन वो सीमित रह गई हैं सिर्फ कुछ स्टेट्स तक। और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ स्टेट पार्टीज ऐसी हैं जो जेन्युइनली अपनी स्टेट को ही रिप्रेजेंट करना चाहती है, अपने कल्चर पर फोकस करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी रीजनल आइडेंटिटी पर फोकस करना चाहती है और रीजनल इश्यूज पर काम करना चाहती है। ठीक है, तो ये बात हो गई स्टेट पार्टीज की कि स्टेट पार्टीज का मीनिंग क्या है और किस प्रकार से अलग अलग तरीके की स्टेट पार्टीज हम देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं स्टेट पार्टीज की इंपॉर्टेंस को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ओवर द लास्ट 3 decades, the number and strength of these parties has expanded.
अब कई सालों से हम देख पा रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि हम लास्ट 3 डिकेड से ये देख पा रहे हैं कि जो नंबर है और जो स्ट्रेंथ है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, स्टेट पार्टीज का, वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है, जो नंबर्स हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले के टाइम में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन अब ये बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और ऐसा क्यों है, नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. अगर हम बात करें 2014 तक की, तो 2014 तक कोई भी एक हमारे देश में नेशनल पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि अपनी मेजॉरिटी की मदद से सरकार बना पाई हो। तो यहाँ पे कौन सा एरा आया था हमारा? गठबंधन सरकार का एरा आया था, कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा आया था। हमने पढ़ा है इस बारे में कि कैसे जब कोएलिशन गवर्नमेंट्स आई तो उसके बाद कई सारी स्टेट पार्टीज जो थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि अब उनका रोल इंक्रीज हो गया था, वो इम्पोर्टेंट बन चुकी थी। और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि कोई भी नेशनल पार्टी ऐसी नहीं थी जो अपनी खुद की मदद से, अपनी खुद की मेजॉरिटी से सरकार बना पाए, जिसके वजह से उन्हें मजबूरी में उनको क्या करना पड़ रहा था? सपोर्ट लेना पड़ रहा था रीजनल पार्टीज का, स्टेट पार्टीज का, जिसके वजह से इनका नंबर और स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, जिसकी मदद से इनकी इम्पोर्टेंस भी हमारे देश में बढ़ गई, क्योंकि कोई सरकार ही नहीं बन पा रही थी इन पार्टीज के बिना। आगे क्या लिखा है? As a result, the national parties are compelled to form alliances with state parties. क्योंकि कोई भी नेशनल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पा रही, इसके वजह से आज भी हमारी जो नेशनल पार्टीज है वो अलायंसेस का सहारा लेती है, स्टेट पार्टीज का सहारा लेती है सरकार बनाने के लिए। 2014 तक भी यही हो रहा था। उसके बाद 2019 में एक सरकार आई जिन्होंने मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई, लेकिन फिर से हम देख सकते हैं कि कैसे 2024 के इलेक्शन में फिर से कोएलिशन गवर्नमेंट ही देखी गई। तो इस तरीके से हमारे देश में स्टेट पार्टीज की जो इम्पोर्टेंस थी वो इंक्रीज हो गई। आगे क्या लिखा है? Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of national level coalition government. In fact, 1996 के बाद से इतनी सारी गठबंधन सरकारें बनी हैं हमारे देश में कि सारी ही स्टेट पार्टीज को ये मौका मिला है कि वो नेशनल लेवल कोएलिशन गवर्नमेंट का पार्ट बने। मतलब जो केंद्रीय सरकार बन रही है हमारी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बन रही है हमारी, उसके लिए जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें कई सारी स्टेट पार्टीज हमेशा से इंक्लूडेड रही है, जिसके वजह से हर एक स्टेट पार्टी को ये मौका मिला है कि वो नेशनल लेवल की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसका पार्ट बने। अब आगे क्या लिखा है? This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. और इसके वजह से जो हमारे देश में फेडरलिज्म है, जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, वो स्ट्रेंथन हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर को अच्छे तरीके से शेयर किया जा रहा है मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और एक फीचर है फेडरल स्ट्रक्चर का। तो इसी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टेट पार्टीज के बारे में समझ लिया है, और ये भी समझ लिया है कि क्यों स्टेट पार्टीज जरूरी है हमारे देश में। इसी के साथ हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू स्टेट पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और आखिरी टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट पार्टी। ये टॉपिक आपके चैप्टर में नेशनल पार्टीज के टॉपिक के अंदर यहाँ पर दिया गया है क्राइटेरियाज में। तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं उन क्राइटेरियाज को जो कि जरूरी है स्टेट पार्टीज बनने के लिए। यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया लिखा है, If a party secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats. तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, इस क्राइटेरिया के 2 पार्ट्स हैं। जिस तरीके से नेशनल पार्टीज के क्राइटेरिया के 2 पार्ट्स थे, वैसे ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर पहला पार्ट क्या कहता है इस क्राइटेरिया का, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, किसी एक स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टोटल वोट्स में से 6%, एटलीस्ट 6% वोट पा लेती है, हासिल कर लेती है, तो वो ये पार्ट
फुलफिल कर देगी। और दूसरा पार्ट क्या कहता है इस क्राइटेरिया का कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 2 सीट्स भी होनी चाहिए, मतलब कि 2 एमएलएज आने चाहिए उस पॉलिटिकल पार्टी से। तो अगर ये दोनों ही पार्ट्स फुलफिल हो जाते हैं तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। अब इस क्राइटेरिया को डिटेल में एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जो राजस्थान की स्टेट है वहां पर असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट हुए, ठीक है। अब इन असेंबली इलेक्शंस में वैलिड वोट्स टोटल आए 2 करोड़, ठीक है। टोटल वैलिड वोट्स कितने आए यहाँ पे 2 करोड़। अब 2 करोड़ का 6% कितना होता है 12 लाख, इसे याद रखना। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है पार्टी ए, उस पार्टी को 2 करोड़ में से 12 लाख वोट ही मिले। तो यहाँ पर इस पार्टी ए ने जो पहला पार्ट है इस क्राइटेरिया का वो फुलफिल कर लिया। कैसे? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पर आए हैं उसका जो 6% है मतलब 12 लाख, वही नंबर इस पार्टी ने अचीव कर लिया। अब इसके बाद इस पार्टी को 3 सीट्स मिली, मतलब कि इलेक्शंस में 3 एमएलए इस पॉलिटिकल पार्टी से निकल कर आए। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि कम से कम 2 सीट्स मिलनी चाहिए, यहाँ पर पार्टी ए को 3 सीट्स मिल गई। तो ये जो दूसरा हमारा पार्ट है ये भी फुलफिल हो गया और इसी के साथ ये जो हमारा क्राइटेरिया है ये भी फुलफिल हो गया। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको 12 लाख के जगह अगर 11 लाख वोट मिलते तो यहाँ पे 6% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता, क्योंकि कम से कम 6% वोट्स मिलने ही चाहिए। 6% या 6% से ज्यादा, उससे कम नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 12 के जगह 11 होता और किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 11 लाख वोट मिलते 2 करोड़ में से, तो उसका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता और वो स्टेट पार्टी नहीं कहलाती। तो अगर आपको एक स्टेट पार्टी का दर्जा चाहिए तो आपको 6% वोट हासिल करने होंगे टोटल वोट्स में से एक स्टेट से, और साथ ही साथ आपको कम से कम 2 सीट्स सिक्योर करनी पड़ेगी, मतलब 2 एमएलएज आपकी पार्टी से आने चाहिए, बनने चाहिए। तो आपकी ये पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। अब आपके चैप्टर में बस यही एक क्राइटेरिया दी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और भी क्राइटेरियाज के बारे में लिखा है, दिया है स्टेट पार्टीज के लिए। तो हम उनमें से कुछ और क्राइटेरियाज के बारे में भी समझ लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? इफ अ पार्टी सिक्योर्स 6% वैलिड वोट शेयर इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम दैट स्टेट एंड एटलीस्ट 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है। पहले क्राइटेरिया में क्या था कि 6% वोट चाहिए थे हमें असेंबली इलेक्शंस में और 2 MLAs, करेक्ट। यहाँ पर क्या बोला गया है कि असेंबली इलेक्शंस को छोड़ दीजिए, अगर लोकसभा इलेक्शंस में आप कम से कम 6% वैलिड वोट शेयर ले आते हैं एक स्टेट से और साथ ही साथ एक MP ले आते हैं उस स्टेट से, तो आप एक स्टेट पार्टी बन सकते हैं। तो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस के जगह लोकसभा इलेक्शंस आ गए हैं। इसे भी एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं राजस्थान में लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट हुए, वहां पर भी वैलिड वोट्स कितने थे 2 करोड़। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट्स मिले 13 लाख। 13 लाख क्या है 6% से ज्यादा है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। उसके बाद कितनी सीट्स मिली इस पार्टी को? 1 सीट मिली, तो मतलब कि 1 MP भी मिल गया। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो स्टेट पार्टी कहलाएगी। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ एक ही स्टेट की बात करी गई है, मतलब ये बोला गया है कि अगर आप किसी एक स्टेट से ले आते हैं 6% वोट्स। वहीं पे नेशनल पार्टीज के क्राइटेरिया में क्या था कि कम से कम 4 स्टेट्स के वोट्स चाहिए आपको, करेक्ट, या 3 स्टेट्स के चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेट की बात करी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट पार्टी किसी एक सिंगल स्टेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, करेक्ट, वो स्टेट लेवल पर होती है। इसीलिए अगर आप किसी एक स्टेट से निकल कर आते हैं, उस स्टेट में आपका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होता है, आप किसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो आप उस स्टेट की स्टेट पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। तो स्टेट पार्टी आप उस एक स्टेट की कहलाएंगे अगर उस स्टेट से आप एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। अब सेकंड के बाद थर्ड क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द स्टेट। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर
आप लास्ट असेंबली इलेक्शन या फिर लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 8% टोटल वैलिड वोट्स में से 8% वोट्स ले आते हैं तो भी आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी सीट जीतने की जरूरत नहीं है, एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है। अगर आप 8% वोट शेयर ले आते हैं किसी एक स्टेट से तो भी आप एक स्टेट पार्टी ही कहलाएंगे और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे। तो ये थे हमारे 3 क्राइटेरिया स्टेट पार्टी बनने के लिए। अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहला क्राइटेरिया ही लिखकर आइएगा क्योंकि यही आपके चैप्टर में दिया गया है। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक जिसका नाम था क्राइटेरियाज टू बिकम अ स्टेट पार्टी यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ हमारे ये दोनों ही टॉपिक्स आज के इंट्रोडक्शन टू स्टेट पार्टीज एंड क्राइटेरिया टू बिकम अ स्टेट पार्टी यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टेट पार्टीज आखिर होती क्या है और कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टी बनती है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।